14 जनवरी 1761 की सुबह, बुधवार, मकर संक्रांति का दिन। इस दिन दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पानीपत में भारत का इतिहास नई करवट लेने वाला था। एक बार फिर यहीं भारत का भविष्य बदलने वाला था। पानीपत के करीब से बहने वाली यमुना नदी के किनारे भारत के भविष्य के लिए सबसे अहम लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी थी। यह लड़ाई थी मराठों और काबुल के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच। कई लोग मानते हैं कि पानीपत की जमीन पर लड़ी गई ये लड़ाई महज आन और शान की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई भारतीय साम्राज्य की सीमा को तय करने वाली थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि यह लड़ाई दो देशों के बीच की सरहद से भी आगे की थी। यह लड़ाई भारतीय सभ्यता की सीमा तय करने की थी। पानीपत की यह लड़ाई इस बात के लिए भी लड़ी जा रही थी कि भारत की संप्रभुता को तय करने वाले लोग भारत के ही हो सकते हैं, विदेशी हमलावर की भूमिका इसमें नहीं है। 18वीं शताब्दी का ये वो दौर था जब मुगल दिल्ली के बादशाह तो थे, लेकिन उनकी सत्ता लाल किले तक ही सीमित थी। ये बड़ा दिलचस्प दौर है। इस दौर में जो पुराना है वो जा रहा है, कुछ नया बन रहा है। एक हम लोग जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन का पीरियड है। इस पीरियड में कई शक्तियाँ एक दूसरे से टकरा रही थीं। मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी, मुग़ल फ़ौज एकदम शक्तिहीन हो चुकी थी और मुग़ल बादशाह पूरी तरीके से क्षेत्रीय शक्तियों पर निर्भर थे। 1760 तक आते आते ये कहा जा सकता है कि मुग़ल बादशाह की बादशाहत जो है दिल्ली और पालम के बीच में सिमट के रह गई थी। ये 1760 का भारत है। दिल्ली में मुग़ल सल्तनत तो है जरूर, लेकिन उसका प्रभाव लगभग खत्म हो गया है। उत्तर भारत में अवध है, रुहेलखंड है, आज के राजस्थान और तब के राजपुताना में जयनगर और मेवाड़ के अलावा कई छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति थी मराठों की। दक्षिण भारत और मध्य भारत में मराठा और उनके नुमाइंदों का शासन था। आंध्र और तमिलनाडु में कई स्थानों पर निजाम का शासन था। मराठों ने 1760 में निजाम की सेना को हराया, लेकिन उससे पहले 1758 में ही मराठों ने अपना वर्चस्व दिल्ली, अवध, रुहेलखंड के साथ साथ पंजाब तक फैला दिया था। मराठा वर्चस्व की सीमा सिंधु नदी के तट अटकतर पहुंचती थी। पूरी मराठा सेना मुगलों की कुछ सेना लेकर, सिखों की काफ़ी उस वक्त वहाँ पे ताकत थी, ये तीनों मिलकर पंजाब में गए और लाहौर को 1757-58 में उन्होंने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया। और ऐसे करते करते उन्होंने मुल्तान, लाहौर, अटक और पेशावर, ये 4 जगह पर मराठों ने अपना थाने लगा दिए। पंजाब में जीत के साथ ही मराठों की सीधी टक्कर अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली से हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने जब दुर्रानी एम्पायर बनाया तो उन्होंने पंजाब का, जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था, वो उन्होंने दुर्रानी एम्पायर में शामिल कर लिया था। धीरे धीरे मराठे जब उत्तर भारत और पश्चिम उत्तर भारत की तरफ बढ़ने शुरू हो गए तो इन लोगों ने कई किलों से और कई जगहों से अफगान को खदेड़ दिए। सीधा इनकी सरहदें जा करके दुर्रानी एम्पायर की सरहद से मिलने लग गई और पंजाब के रेवेन्यू के लिए और नॉर्थ इंडिया के रेवेन्यू के लिए दुर्रानी एम्पायर के साथ इनका सीधा संघर्ष जो है शुरू हो गया। इस इलाके को एक एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था और ये जो एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेड इलाका था, अब इसके ऊपर आके मराठे अपना राज्य चलाना शुरू कर देंगे तो जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम था अफगानों का, वो ख़त्म हो जाने वाला था। बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाने वाला था, ये तो उनके लिए जीवन मरण का सवाल था। मराठे जब उत्तर भारत की तरफ आए तो धीरे धीरे इन लोगों ने उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम क्षेत्र जो है, इन तमाम क्षेत्रों में इनकी फ़ौजें फैल गईं और जगह जगह से इन लोगों ने चौथ और सरदेशमुखी इकट्ठा करना, वसूल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटीज़ थीं, जैसे अवध, रुहेलखंड, इन सब
उत्तर भारत की जो शक्तियाँ थी, इन सब शक्तियों को मराठों से खतरा पैदा हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, मराठों ने अपना जाल जो है राजपूताना में बिछाना शुरू कर दिया। उससे तंग आकर के जो जयपुर का राजा था माधो सिंह भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और सब ने मिलकर ये ठाना कि मराठों को सबक सिखाया जाए। और सबक सिखाने के लिए इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, क्योंकि ये सब जानते थे कि अकेले ये लोग मराठों के सामने, मराठों से लड़ नहीं पाएंगे और मराठा सरदार के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे। और जो आदमी मराठों को ठिकाने लगा सकता है वो इनके हिसाब से अहमद शाह अब्दाली था। अफगानिस्तान से जब अहमद शाह अब्दाली ने 1759 में अक्टूबर के महीने में भारत की तरफ छठी बार कूच किया, तब यह तय था कि उसे मराठों को हराना ही होगा। अब्दाली पंजाब को जीतता हुआ आसानी से दिल्ली तक पहुंचा। बीच में मराठा सेना की छोटी टुकड़ियों से उसका सामना हुआ, लेकिन मराठा उसे रोकने में असफल हुए। रास्ते में अपना वर्चस्व स्थापित करता हुआ 1760 में अब्दाली जुलाई के महीने में अनूप शहर पहुंच गया। जब अब्दाली ने भारत की तरफ रुख किया, तब मराठा सेना दक्षिण में उदगिर में थी। यहां निजाम की सेना को मराठों ने हराया था। मराठों की यह बड़ी जीत थी। इस लड़ाई के हीरो थे सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ने अभी कुछ ही समय पहले उदगीर में निजाम की सेनाओं को हराया हुआ है। एक बड़ी मेजर विक्ट्री हासिल की हुई है। जब नॉर्थ की तरफ कूच करना था और नॉर्थ के ऊपर कंट्रोल करना था, तो सदाशिवराव भाऊ को भेजना बड़ा लेजिटिमेट सा था। और वो प्रोवन जनरल था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोवन जनरल था। अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान से निकालने के लिए मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना उदगिर से दिल्ली की तरफ 7 मार्च 1760 को रवाना हुई। उनके साथ तकरीबन 40 to 50,000 सोल्जर्स थे। रास्ते में लोग आते रहे, उनसे मिलते रहे, लेकिन साथ ही साथ तकरीबन 50,000 सिविलियंस ही सारे आ रहे थे साथ साथ। 8 से लेके 10 मील हर रोज चला करते थे और जाके नया खेमा डाल देते थे। कुछ दिन वहाँ के रहते थे, फिर 8-10 मील चले, फिर खेमा डाल दिया। ये इस तरह से चलने वाले लोग थे। जब वो निकले, वो मराठा आर्मी सबसे, उनके पास सप्लाईज नहीं थे। उनको सप्लाईज के लिए आजू बाजू के गांव जो थे उसे चोरी करके ले लेते थे। उनके पास पैसे नहीं थे। जब निकले से सिर्फ 6 लाख रुपए निकल के चले गए, जब 20 लाख की जरूरत थी। उदगिर से मराठा सेना को दिल्ली पहुंचने के लिए तकरीबन 1000 मील का सफर तय करना था और उत्तर भारत में अब्दाली के खिलाफ लड़ाई के लिए अपने लिए साथी ढूंढना। उस हाल में उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय मराठा सरदारों ने सदाशिवराव भाऊ को चंबल नदी पार नहीं करने की सलाह दी। मगर सदाशिवराव भाऊ का ये देखने का नज़रिया ऐसे था कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो लड़ने के लिए आया हूँ, यहाँ पे रुकने का मतलब क्या है। और धीरे धीरे ये फौज जो है नर्मदा को पार करते हुए चंबल के इलाके में आ गई। चंबल के इलाके में आने के बाद ये धौलपुर पहुंची। धौलपुर जो है वो सूरजमल जाट की रियासत में आता था। वहाँ से ये लोग भरतपुर पहुँचे और भरतपुर में ये लोग रहे, कुछ दिन ठहरे, विश्राम किया। जहाँ सूरजमल जाट ने ये बोला कि अपना भारी सामान आप भरतपुर में छोड़ दीजिए और हल्का सामान लेकर के, हल्के हथियारों के साथ, जिससे हम अपना छापामार युद्ध कर सकें, गानेमी कवा जिसको मराठी बोलते हैं, मराठी लोग बोलते हैं, उस किस्म का युद्ध, गुरिल्ला युद्ध करने के लिए हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर आप कहाँ तक लड़ोगे? एक बार आप अमरावती क्रॉस करके इस तरफ आ गए, होशंगाबाद नर्मदा घाटी में आ गए, यहाँ क्या गुरिल्ला वॉरफेयर करोगे? यानी गुरिल्ला वॉरफेयर तो आप वहाँ करोगे ना जो छुपने को मौका हो। मराठा सेना 2 जून 1760 को ग्वालियर पहुंची। मॉनसून का समय नजदीक आ रहा था। इस समय अहमद शाह अब्दाली आज के उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में अपनी सेना के साथ कैंप कर रहा था, यानी मराठा सेना से 300 किलोमीटर दूर। अब्दाली का इस वक्त का सबसे बड़ा समर्थक रोहिल्ला सरदार नजीब खान था। रोहिलखंड में नजीब खान का वर्चस्व था। नजीब खान ये सुनिश्चित करने में लगा था कि अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठों को कोई साथी न मिल पाए। इसमें सबसे बड़ा नाम था अवध का शासक शुजाउद्दौला। अब्दाली ने नजीब खान को कहा कि अब आप जाइए, क्योंकि शुजा एक बहुत इम्पॉर्टेंट
सत्ताधीश है उत्तर का। और नजीब खान ने पहले अपील किया, अगर आप मेरे आते हुए भी, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं खुद आपके पास आया हूँ, अगर मेरे आते हुए भी आप मेरी बात नहीं माने तो ये मेरी खंजर लीजिए और मेरा गला काट दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। तो ये सब जो अपील उनके ऊपर हुआ, मैंने मेरे धर्म के खिलाफ लड़ाई की, इसके एक मेरे नाम पर एक बड़ा धब्बा आएगा जिसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकूँगा। तो बड़े रिलक्टेंटली, जैसे आप कहते हैं, सिर्फ 3-4 हज़ार सैनिक लेके वो अब्दाली के कैंप में पहुंचा। अहमद शाह अब्दाली की यह बड़ी सफलता थी। दूसरी तरफ भाऊ के नेतृत्व में मराठा और सूरजमल जाट की सेना ने अपना रुख बदला और धौलपुर से अनूप शहर की जगह दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो ये धीरे धीरे मथुरा की तरफ आए, फिर मथुरा पार करके ये होडल, पलवल, बदरपुर, बारापुला और आकर के इन्होंने अपना जो खेमा जो है कालका जी मंदिर का जो इलाका है, उस इलाके में पहला कैंप अपना लगाया। कुछ दिनों के बाद दिल्ली में दाखिल। दिल्ली अपने कब्जे में आ गई, बहुत एक साइकोलॉजिकल बूस्ट उस तरफ मिली, मगर ये कोई ठोस गेन नहीं था उस वक्त। दिल्ली जीती, मगर वो एक हॉलो विक्ट्री जिसे कह सकते हैं, इस तरह की हॉलो विक्ट्री था। और वहाँ पे ना ही उनको अपने सेना को खाना पीना देना पड़ा, मगर जो मुग़ल जो बादशाह था और उसका बड़ा कुटुंब कबीला था, उनको सबको भी खाने के लिए 1-1.5 लाख रुपया महीना को खर्चा आना शुरू हो गया। दिल्ली में जब ये शाहजहानाबाद में बैठे हुए थे तो इनकी नज़र जो है दीवाने ख़ास पे एक बहुत बड़ी चांदी की चादर हुआ करती थी, और सदाशिव राव भाऊ की नज़र इस चांदी की छत पे पड़ गई। उस वक्त लड़ाई की जंग में जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो चांदी तो फिर से लगाई जा सकती है, मगर जो उस वक्त पैसों की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं से पूरी करनी पड़ती है। तो ये सोच के उन्होंने वो चांदी निकाल ली थी। दूसरी तरफ भाऊ की दिक्कत लाल किले की चांदी पिघलाने से भी कम नहीं हुई। सदाशिवराव भाऊ ने 1 सितंबर 1760 को पेशवा को लिखा, मेरे कैंप में भूखमरी है, लेकिन कहीं से कोई कर्ज नहीं मिल रहा। हमारे कलेक्टर भी पैसे नहीं ला पा रहे हैं। मेरे सिपाही तो लगातार उपवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में मराठों की आसान जीत से अब्दाली कैंप में घबराहट फैल गई। अब्दाली नजीब खान, रोहिल्ला और शुजाउद्दौला के साथ अनूपनगर से दिल्ली की ओर कूच कर गया। सितंबर का महीना चल रहा था, लेकिन यमुना तब भी उफान पर थी। लिहाजा अब्दाली को यमुना के पूर्वी तट पर शाहदरा के इलाके में खेमाबंदी करनी पड़ी। यानी भाऊ की सेना यमुना के एक तरफ दिल्ली में थी और अब्दाली की सेना दूसरी तरफ। ये वहाँ इंतज़ार करते रहे। अक्टूबर का महीना आ गया। अक्टूबर के महीने में इन्होंने तय किया कि इन्हें ये पता था कि कुंजपुरा में किला है, उस किले में एक अफगान गैरिसन था। उस वक्त कुछ बड़े पैमाने पे 10-15 हज़ार सैनिक, अब्दुल समद खान करके एक सरदार था, कुतुब शाह था जिसने दत्ताजी शिंदे का गला काट दिया था, ये कुछ लोग उस वक्त कुंजपुरा में ठहरे हुए थे कि नदी का पानी कम हो जाए और हम लोग नदी पार के दुआब में जाके अब्दाली को मिले, और उसकी वजह से अब्दाली के सेना में 10-15 हज़ार की बढ़ोतरी होने वाली थी। दूसरी चीज़ कि ये स्टेजिंग पोस्ट होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी पैसा भी था और काफ़ी धान भी था जो सेना को काम आता था। 16 अक्टूबर को मराठास ने कुंजपुरा को कांटेक्ट किया और उसे घेर लिया। घेरने के बाद जो उनकी आर्टिलरी थी, जो तोपखाना था, जो कि इब्राहिम खान गर्दी जिसे कमांड कर रहा था, उससे उन्होंने बहुत हेवी बम्बार्डमेंट कुंजपुरा फोर्ट के ऊपर शुरू किया। जो अफगान आगे थे वो पीछे रिट्रीट करने के चक्कर में कुंजपुरा फोर्ट की तरफ चले गए। गेट्स खोल दिया था और मराठा कैवलरी उनके पीछे आ गई और बड़े कत्लेआम हो गई। कहा जाता है कि 8-10 हज़ार अफगानों को वहाँ पर काट दिया। जो बचे हुए थे उन्होंने मुंह में घास डाल करके बाहर आ गए। उनका मकसद था उन्हें बताने के लिए हम गाय हैं, हमें बचाओ। और इसलिए 4000 अफगान को कैद करके मराठा कैंप में ले आया गया। तो इस तरह से कुंजपुरा में दशहरा के दिन उन्हें 7 लाख रुपया पैसा मिला, एक हज़ारों मन गेहूँ मिले, और उसकी वजह से जो एक खाना पीना 2-3 महीने से उनको
नहीं मिल रहा था इतनी बड़ी सेना को, वो उनको दिक्कतें कुछ दिन के लिए दूर हो गई। अब्दली इस वक्त पर यमुना के ईस्टर्न बैंक पर था। सदाशिव भाव ने तकरीबन 3000 सोल्जर्स रखे थे, जो ही क्रॉसिंग प्लेस है यमुना को, उसको रोक लो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, 27 अक्टूबर को अब्दली ने, जब यमुना फ्लड में था, उन्होंने नदी को क्रॉस किया। जब पूरी सेना इस तरफ आ गई तब मराठे कुंजपुरा में थे, तो कुंजपुरा से वो जब निकल पड़े थे कुरुक्षेत्र जाने के लिए, तब उनको यह खबर आई कि अब्दाली ने तो पार कर लिया। ये खबर जब आई तो सेना में अफरा तफरी मची और ये लोग जो है तुरंत वापस जो है दक्षिण की तरफ, दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच किया और दक्षिण की तरफ चलने शुरू हो गए। इस तरीके से भाव की सेना फिर जाकर के पानीपत पे टिक गई। अभी आप स्थिति देख लीजिए कैसे हो गया है। सदाशिव भाव और मराठा आर्मी दिल्ली के आगे आ गए हैं पानीपत की दिशा में। उन्होंने अब्दली को अफगानिस्तान की दिशा से ब्लॉक कर दिया। उसके पीछे आ गया है अब्दली। अब्दली ने सदाशिव भाव को दिल्ली और पूना की दिशा से ब्लॉक कर दिया। पूरी कहानी अब हो गई है, जो फौज जिसकी सप्लाई लाइन चलती रही वो इस लड़ाई में जीत। दोनों फौज ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ था। मराठों ने अफगानिस्तान से अब्दाली का संपर्क तोड़ दिया था। अब्दाली को रसद की आमद नजीब खान के रोहिलखंड और शुजाउद्दौला के अवध से हो रही थी। दूसरी तरफ अब्दाली ने जिस जगह खेमाबंदी की, उससे दिल्ली और उसके दक्षिण के मराठा वर्चस्व वाले इलाके से मराठों का संपर्क टूट गया था। इससे मराठों के खाने पीने और हथियारों की आमद अब सिर्फ पंजाब से हो सकती थी। अब दोनों की सेनाएं एक दूसरे की सप्लाई लाइन काटने में लग गईं। सदाशिवराव भाऊ ने इटावा इलाके में वर्चस्व रखने वाले मराठा सरदार गोविंद पंत बुंदेले को इस बारे में स्पष्ट आदेश दिया। नजीब खान के इलाके के शहर शामली और गढ़मुक्तेश्वर को जला दो। अब्दाली को दुआब से रसद नहीं मिलनी चाहिए। गोविंद पंत बुंदेले ने दिसंबर के महीने में 6 से 7 हजार की सेना के साथ अब्दाली की सप्लाई लाइन को तोड़ना शुरू किया। मेरठ, जहां से अब्दाली को सबसे ज्यादा रसद मिल रहा था, वहां गोविंद पंत बुंदेले की सेना ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही पासा पलट गया। गोविंद पंत बुंदेले पर अब्दाली की सेना ने हमला किया और गोविंद पंत बुंदेले इसमें मारा गया। साथ साथ कुंजपुरा, जो कि पूरा लॉजिस्टिक सप्लाई करा था मराठोस को, अब्दली ने उसे दोबारा जाकर के रिकैप्चर कर लिया। अब मराठास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इस पानीपत के इलाके में बंद हुए थे। और धीरे धीरे, क्योंकि कैंप इतना छोटा था, खाने पीने के प्रबंध नहीं था, वहां एक कॉलेरा की एक एपिडेमिक शुरू हुई। उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जानवर मरे पड़े थे। लाखों की संख्या में आदमी मर रहे थे, हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे क्योंकि बीमारियां फैल रही थी। उसी में लोग शौच जा रहे थे। तो आप उस बदबू का अंदाजा लगाइए जो इस इलाके में होगी। सारे सरदार सदाशिवराव भाऊ के पास गए। सब लोगों ने जाके सदाशिवराव भाऊ से कहा कि भाई आप तय कीजिए करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। पूरी रात को वॉर काउंसिल कर और रात को तकरीबन 12 बजे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रेकआउट कर लेंगे। एक अजीब सा, एक बहुत ही लूजली स्ट्रक्चर्ड एक प्लान बनाया गया कि हम लोग कैंप से निकलेंगे, एक घोल बनाया जाएगा। फ्रेंच स्क्वायर का तरीका था लड़ने का, जो एक डिफेंसिव फॉर्मेशन होती थी, जो एक स्क्वायर मतलब चारों तरफ एक फोर्ट की तरह अपना आर्मर लगा दिया जाए और बीच में जो अपने जो डिपेंडेंट्स है, जो वीकर सेक्शंस है, उनको बीच में लेके सब साथ के साथ एक साथ आगे बढ़ते जाएं, ऐसे उन्होंने सोचा। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो हमसे लड़ना ना चाहे, तो हम लोग जमुना की तरफ जाएंगे और जमुना की तरफ जाते जाते अगर उन्होंने हम पर कोई रोकने की रुकावट नहीं लगाई जाने के लिए, तो ऐसे आगे चल के दिल्ली चले जाएंगे। अगर रुकावट लगाई उन्होंने, अफगानों को रोकने की कोशिश की, तो लड़ते लड़ते जाएंगे, मारते मारते जाएंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन,
जो कि एक बहुत ऑस्पिशियस दिन माना गया था, उस दिन मराठा आर्मी आगे आई अब्दाली के मुकाबला। द ओनली रिकॉर्ड्स वॉज विक्ट्री। मतलब एक ही तरीका था इसमें से निकलने का, और वो है कि आप जीत जाए लड़ाई, दूसरा कोई तरीका नहीं था। निकलते ही लगभग कोई मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे होंगे सुबह के कि ये लोग बाहर निकले, और निकलते ही इब्राहिम खान गर्दी की तरफ से कैनोनेड शुरू हो गया। जो उसका प्लान था कि सबसे पहले लेफ्ट फ्लैंक जो कि इब्राहिम खान गर्दी वो अटैक कर लेगा, अफगान के राइट फ्लैंक में जाकर के कब्जा कर लेगा। आर्टिलरी का फायर का कोई असर नहीं, लेकिन 9 बजे लेफ्ट फ्लैंक इब्राहिम खान गर्दी के अंदर उनका हमला और क्लासिकल फायर एंड मूव टैक्टिक से वो आगे निकलता गया। एक बटालियन आगे चली गई, उसकी फायर किया, दूसरा बटालियन उसको कवरिंग फायर किया, फिर दूसरी बटालियन आगे चली गई, ये बटालियन उसको कवरिंग फायर किया। इस प्रकार धीरे धीरे करते करते वो आगे चला गया। ये एक बहुत अच्छा अटैक था और तकरीबन 3000 रोहिले अफगान जो कि उनके अगेंस्ट थे उनको खत्म कर दिया। तो मतलब जो अब्दाली राइट विंग और सेंटर जो था वो करीब करीब पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो लड़ाई हुई उसमें ये स्थिति हो गई थी। तो उस तरफ रोहिलों की और बरखुरदान खान की सेना की काफ़ी बड़े पैमाने पे उनको मार दिया। इधर जब भाऊ और विश्वास राव ने अपनी जो हुजूरात की जो घुड़सवार थे वो जब निकल पड़े और उन्होंने हमला किया शाह वली खान पर, तो वो इतना ज़ोर से हमला था मराठों का, घुड़सवारों का, कि वो पूरी अफगान सेंटर पीछे हटती चली गई और भागने लग गए लोग। तकरीबन 12 बजे ये लगता था अटैक बहुत बढ़िया है और यहाँ फिर मराठाज ने उनका सबसे पहला गलती किया। कैवलरी विट्ठल देव शिंदे के अंदर थी, उन्होंने एक गलती की, उन्होंने जल्दी अटैक कर दिया। जब वो आगे आ गए, इब्राहिम गर्दी के पोजीशन से आगे चले। अभी आप ही समझ लो उसका नतीजा क्या होगा। इब्राहिम ना ही आगे फायर कर सकता है क्योंकि उसके सामने जो खुद कैवलरी है, ना ही वो कैवलरी आगे जा सकती है। अब्दाली हमेशा लड़ाई के पीछे रहता था। उसके नसाकची थे, यानी मिलिट्री पुलिस जिसको कहा जाता है, तो उन्होंने मिलिट्री पुलिस को भेजा कि जो भी वापस भाग के आए हैं उनको या तो वहीं पे मार दो या उनको कहो कि आगे जाके लड़े। तो ये 1 बजे के बाद उन्होंने जो पीछे भाग के आए थे वो 10,000 सैनिक वापस उन्होंने फ्रंट लाइन पे भेज दिए। इस वक्त पर मराठास के पास कोई रिजर्व्स नहीं रहा। मराठास का पोजीशन तकरीबन 12-1 बजे काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो सक्सेस मिला था बिना रिजर्व्स के वो इसे इस्तेमाल करता है। अब्दाली 12-1 बजे उस वक्त लगता था कि मराठास ब्रेकआउट कर लेंगे। उन्होंने रिजर्व्स को बहुत अच्छी तरह के इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल किया। और उसी वक्त विश्वास राव जो हाथी पर बैठा हुआ था उसको एक गोली लग के वो वहीं पे विश्वास राव मर गया। ये देखने के बाद एकदम से जैसे पैनिक जैसे स्प्रेड होता है वैसे मराठा फौज में पैनिक शुरू हो गया। इस मोमेंट में पूरी लड़ाई अफगान आ रहे थे, कोई लीडर कंट्रोल नहीं कर रहा था, राइट फ्लैंक नहीं आ गई है। जब तक ये सदाशिव वापस आ गए हैं वो घोड़े पर चले और आगे चले कंट्रोल करने के लिए। इस इलाके में तकरीबन 3-4 घंटे के लिए एक स्लॉटर रहा था। मगर जो बचे हुए थे और जो निशस्त्र थे और जो डिपेंडेंट्स थे, जो लड़ने वाले नहीं थे, उनकी कत्लेआम उसके बाद जो हुई 6-7-8 घंटों के लिए, वो एक शर्मनाक घटना इस लड़ाई के बाद हुई थी। ये बहुत क्रौर्य से लड़ाई की गई और कोई भी दूसरा राजा उत्तर से हिंदुस्तान के रक्षण के लिए वहाँ पे खड़ा नहीं रहा मराठे को छोड़ के। पूरी रात स्लॉटर चलती रही, अगले 2 दिन तक स्लॉटर चलता रहा और अंत में
ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे काला दिन रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।